अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज हम इस वीडियो में केस 2 स्टडी करने जा रहे हैं। आपने केस 1 पिछली वीडियो में स्टडी कर लिया था, सही। केस 1 में क्या था कि दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हो रही थी, ऊपर नीचे। लेकिन केस 2 में क्या है कि एक बॉडी वर्टिकली हैंग है तो दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल में एक स्मूथ सरफेस पे रखी गई है। तो केस 2 का क्या भाई, व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली, एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है और दूसरी बॉडी मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, बिल्कुल स्मूथ है। स्मूथ का मतलब यानी यहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जीरो है, ना होने के बराबर है, सही है। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है कि भाई ये एक पुली है, इस पे हमने एक रस्सी लगाई है। इस रस्सी के एक एंड पे हमने M1 मास लगाया और दूसरे एंड पे हमने मास M2 लगाया, सही। अब अगर मैं इस M1 मास को कंसिडर करूं तो अगर मैं बॉडी ए को कंसिडर करूं तो ये बॉडी ए जो है वो मेरे पास नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ इसको कौन ला रहा है, डब्ल्यू। और ऊपर की तरफ कौन खींच रहा होता है, टेंशन। लेकिन बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब डब्ल्यू जो है वो टेंशन से ज्यादा है, इसीलिए बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई डब्ल्यू जो है वो टेंशन से ज्यादा है। अब अगर मैं निकालना चाहूँ भाई कितना ज्यादा है, तो इसके लिए मुझे नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। और नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है भाई, बड़े में से छोटे को माइनस कराना। बड़ा क्या है यहाँ पे हमारे पास, बड़ा है W और छोटा है T। तो W में से T को माइनस कराएंगे तो हमारे पास एक फोर्स आएगी जिसको हम कहते हैं नेट फोर्स, सही है। अब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है भाई, MA के बराबर होता है तो यहाँ आ जाएगा M1A और W बराबर होता है mg के, तो यहाँ पे आ जाएगा M1g माइनस T, सही। इसको हम नाम दे देते हैं भाई इक्वेशन 1 का। अब आ जाते हैं भाई बॉडी बी पे कि भाई बॉडी बी पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। कंसीडर बॉडी बी। तो भाई बॉडी बी पे अगर हम देखें तो चार फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है वो उसका वेट है, सही है। और एक फोर्स रिएक्शनल फोर्स है जो कि उस पे वो जो सरफेस जिस पे ये बॉडी रखी गई है वो इस पे अप्लाई कर रहा है, सही। और एक टेंशन वाली फोर्स है जो कि रस्सी में मौजूद है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये जो R है और ये जो W है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल ना होती, ये W R से ज्यादा होता तो ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस को तोड़ता हुआ नीचे आ जाता। लेकिन चूंकि ये सरफेस को तोड़ नहीं रहा, मतलब W और R आपस में एक दूसरे के इक्वल है। जब आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो आपस में ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ कि भाई R जो है वो W के बराबर है। तो R यहाँ पे हमारे पास बराबर आ जाएगा भाई M2G के। इसका हमारी डेरिवेशन में ऐसे काम तो कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए लिख दिया मैंने कि भाई आप लोगों को याद रहे कि भाई ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है। हम डेरिवेशन में जो हम फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जो अनबैलेंस होती है। जैसे यहाँ पे ये वाले एक टेंशन है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। टेंशन क्या कर रहा है भाई, इस बॉडी को उस तरफ खींच रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स को रोकना था, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जीरो है। मतलब टेंशन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने यही लिख दिया कि भाई टेंशन जो है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। इसी वजह से ये जो M2 है ये इस तरफ खींचा जा रहा है, सही। अच्छा, अगर नेट फोर्स निकाले फिर वही तरीका भाई, नेट फोर्स के लिए क्या करना पड़ता है, बड़े में से छोटे को माइनस करा दो तो ये हमारे पास आ जाती है नेट फोर्स। बॉडी बी की बात हो रही है, M2 की बात हो रही है, इसीलिए F2 लगा दिया मैंने। अब F बराबर होता है MA के, तो यहाँ M2A आ जाएगा T माइनस, और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, जीरो, सही है। तो यहाँ पे मैंने जीरो लगा दिया तो T मेरे पास बराबर आ गया M2A के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, सही। अब हमने दो चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। एक कैलकुलेट करनी होती है एक्सेलरेशन की और दूसरी कैलकुलेट करनी होती है टेंशन की। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा अगर आप लोगों को पिछला वाला याद हो तो हम जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे तो हम T को खत्म करते थे, सही है।
तो अब इन दोनों इक्वेशन में से टी कैसे खत्म होगा, अगर मैं इस इक्वेशन की वैल्यू को उठा के इसमें रख दूं तो इस इक्वेशन में से मेरे पास टी खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा, सही है। तो जरा यहाँ पे करके देख लेते हैं कि भाई पुट इक्वेशन 2 इन 1, सही है। तो मैं इक्वेशन 2 को जब 1 में रखूंगा तो मेरे पास टी डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। जैसे इक्वेशन 2 है m1a इज इक्वल टू m1g और t की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -m2a, सही है। अब a वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देते भाई, m1a माइनस के m2a इधर आएगा तो प्लस के m2a इज इक्वल टू m1g, सही। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते भाई, a को, यहाँ से a बाहर आया तो m1, यहाँ से बाहर आया तो m2 इज इक्वल टू m1g। तो अब a की वैल्यू निकालनी है तो m1 प्लस m2 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू। और अगर हमने टेंशन के लिए निकालनी है तो कोई मसला नहीं है भाई, हम इस पुट a इन इक्वेशन 2, अगर इस a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 2 में रख दूं तो मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी भाई, t इज इक्वल टू m2 और a की जगह ये पूरी वैल्यू m2 m1 g और नीचे क्या है भाई m1 प्लस m2, ये आ गए भाई मेरे पास टेंशन के लिए वैल्यू। तो यहाँ पे आके हमारा केस 2 खत्म हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस करें। आज तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।